बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। आप लोग देखते हैं कि गर्मियों में अक्सर फैमिलीज़ में क्या होता है कि किसी भी बर्तन के अंदर पानी को डाल के उसको फ्रीज़र में रख दिया जाता है ताकि उसकी बर्फ़ बन जाए। तो अब जब उसको फ्रीज़र में रखा, जिससे हमें क्या मिली, बर्फ़ मिल गई। तो वो जो फ्रीज़र उस वक्त क्या काम कर रहा है, उस फंक्शन का काम कर रहा है जिसने उसको बर्फ़ में बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसी बर्फ़ को लेके बाहर सूरज की रोशनी में जाके रख देता हूँ। तो सूरज की रोशनी क्या करेगी, जब उस बर्फ़ पे पड़ेगी तो वो बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वापस से पानी बन जाएगा। तो उस सूरज की रोशनी ने जो कि इसको वापस से पानी बना दिया, तो वहाँ पर वो सूरज की रोशनी इन्वर्स फंक्शन का काम कर रही है। तो याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स वो फंक्शन होता है जो फंक्शन के तमाम काम को अनडू कर देता है, यानी कि जो काम फंक्शन ने किया होता है वो उसका ऑपोजिट ले जाता है। क्या किया, फ्रिज में पानी रखा तो पानी से बर्फ़ बन गई, तो हमने उसको बाहर सूरज की रोशनी में रखा तो बर्फ़ से वापस क्या बन गया, पानी बन गया। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी ने फ्रिज के ऑपरेशन को अनडू कर दिया, जो कि उसने दोबारा से हमें पानी बना दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास एक इन्वर्स फंक्शन की एग्जांपल थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स में डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक मैपिंग है x, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। फिर मेरे पास ये एक दूसरी मैपिंग है जिसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 4 5 6। तो ये दो सेट लिए मैंने पे, एक में x और दूसरे में y। मैं क्या करता हूँ कि x को मैं लेता हूँ इनपुट और y को कंसिडर करता हूँ इसकी आउटपुट। तो 1 की आउटपुट हमें मिल रही है 4, फिर 2 की आउटपुट हमें मिल रही है 5, 3 की आउटपुट हमें मिल रही है 6। अब आप देख रहे हो कि हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मौजूद है। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मौजूद है। जब आप लोगों के पास हर इनपुट वैल्यू आपको कोई आउटपुट वैल्यू देगी, तो बेसिकली जब आपको इनपुट से आउटपुट मिल रही है तो वहाँ पर वो एक फंक्शन का काम कर रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैपिंग जो है मेरे पास है x to y। अब देखते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें मैं y को पहले लिख लेता हूँ और x को बाद में लिखता हूँ। तो y के एलिमेंट क्या है, 4 5 6 और x के एलिमेंट है 1 2 3। तो 4 को मैं मैप करवाता हूँ 1 पे, 5 को मैप करवाता हूँ 2 पे, 6 को मैप करवाता हूँ 3 पे। आपने देखा कि इस फर्स्ट मैपिंग में 1 की इनपुट है 4, सेकंड मैपिंग में इस 4 की इनपुट है 1। अब क्या हो रहा है कि इस फंक्शन में जो काम हो रहा है, इनपुट 1 है आउटपुट 4 है। उस फंक्शन में इसका ऑपोजिट है, इनपुट 4 है आउटपुट क्या है, 1 है। तो ऑपोजिट काम, जब भी आप किसी भी फंक्शन का काम ऑपोजिट कर दें, अनडू कर दें, मैंने स्टार्ट में वर्ड यूज़ किया था अनडू। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा कि हम किसी भी काम को अनडू कर देते हैं और रीडू कर देते हैं। तो ये बेसिकली वही है कि जब भी फंक्शन के किसी काम को अनडू कर दिया जाता है, जो इसकी इनपुट आउटपुट देती है वो वापस आउटपुट जो है इनपुट की तरफ भेज देता है। तो वो बेसिकली वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन का काम करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि फंक्शन क्या था, 1 से 4 की तरफ मैप कर रहा था, लेकिन इन्वर्स फंक्शन वापस 4 से किसकी तरफ मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। फिर आप देख रहे हैं कि फंक्शन यहाँ से 2 इनपुट है और 5 इसकी आउटपुट है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन में 5 इनपुट है, वापस से 2 की तरफ भेज रहा है। तो 2 से 5 पे गए और इन्वर्स फंक्शन में 5 से 2 पे चले गए। तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक इन्वर्स फंक्शन में दूसरी जगह से वापस से पहली जगह पर आ जाना। तो ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की एक एग्जांपल है। ओके, फिर ये मैपिंग मेरे पास क्या है, y to x। तो आल्दो आप लोगों के पास दोनों ही मैपिंग है, एक x to y और एक है y to x। अब x to y और y to x ये बेसिकली दोनों ही फंक्शन है। ये फंक्शन है सिंपल और ये है इन्वर्स फंक्शन जो इसके ऑपोजिट काम कर रहा है। ओके, तो ये दो फंक्शन ले लिए। अब जब भी हम दो फंक्शंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उन दोनों फंक्शन को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसको हम
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ओके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। ओके जी, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। composition of function and its inverse। ओके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। अब देख रहे हो कि सपोज कर लेते हैं आपके पास एक इनपुट है x, मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करता हूँ। फंक्शन के अप्लाई करने से क्या होगा, ये x जो है बदल जाएगा किसमें, f ऑफ x में। अब मैं क्या करता हूँ, इस f ऑफ x के ऊपर इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो ये f ऑफ x के ऊपर जब भी इन्वर्स अप्लाई होगा तो ये इसके ऑपरेशन को अनडू कर देगा। दैट मीन्स कि जब जिस हालत में ये हमें पहले मिला था ये वापस से हमें उसी तरह मिल जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक और, ये मेरे पास है x इनपुट। इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की बजाय इसके ऊपर पहले इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो जब किसी इनपुट के ऊपर इन्वर्स अप्लाई होता है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या देता है, f इनवर्स ऑफ x देता है। ओके, अब f इनवर्स ऑफ x के ऊपर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन अप्लाई करता हूँ। देखिए इन्वर्स पहले अप्लाई कर दिया है तो बाद में ऑब्वियस है फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं फंक्शन अप्लाई करूँगा तो f इनवर्स ऑफ x जो है वापस से हमें क्या दे देगा, x दे देगा। आप देख रहे हो कि फंक्शन और उसका इन्वर्स दोनों की कंपोजिशन हमें एंड पे वापस से क्या दे रही है, x दे रही है। तो इससे ये पता चला कि फंक्शन और उसके इन्वर्स की कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। तो कंक्लूजन में हमें क्या पता चला, ये हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि फंक्शन के ऊपर f इनवर्स ऑफ x अप्लाई करो तो भी आपको x मिलता है, या इन्वर्स फंक्शन के ऊपर आप जो है फंक्शन के ऊपर उसका इन्वर्स अप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी। तो ये आप लोगों ने रिजल्ट याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स फंक्शन का काम क्या होता है। बेसिकली इन्वर्स फंक्शन का काम एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन की तरफ जाना तो दूसरे से वापस पहले की तरफ ले आना, ये इन्वर्स फंक्शन का काम है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि क्या हर एक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है? जी बताएं आप लोग सोच के। जी नहीं, हर एक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि किस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होता है और किस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन है, डज एवरी फंक्शन हैज इन्वर्स? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या हर फंक्शन का इन्वर्स होता है? तो इसका आंसर है नो, एवरी फंक्शन डज नॉट हैव इन्वर्स। तो इन्वर्स के होने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया होता है कि फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं उसको। उसी तरह से मैं एक मैपिंग डायग्राम लेता हूँ जो कि मैंने फर्स्ट में ली थी। ये मेरे पास x है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। फिर मेरे पास एक दूसरी मैपिंग है, मेरे पास एक दूसरा सेट है। मैपिंग एक ही है, सेट दूसरा है a b c d e। ओके, मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लें कि ये इनपुट इसकी 1 है और इसकी आउटपुट जो है वो है b। फिर एक दूसरा एलिमेंट है, 2 इनपुट है और आउटपुट भी इसकी है b। फिर ये तीसरा एलिमेंट है, इसकी आउटपुट है c, और ये चौथा एलिमेंट है, इसकी आउटपुट है d। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने मैपिंग बनाई है क्या ये फंक्शन की मैपिंग है? रिकॉल करें जरा फंक्शन की डेफिनेशन को। याद आया? जी, अगर आपको याद नहीं आता तो मैं आपको फिर समझा देता हूं। आपने एक चीज याद रखनी है, ईच वन फंक्शन, ये आपने याद रखना है, ईच और वन। कॉन्सेप्ट क्या है? ईच का मतलब ये पहले सेट के एलिमेंट और वन स्टैंड्स फॉर दूसरे सेट के एलिमेंट। तो पहले सेट के एलिमेंट x,
दूसरे सेट के एलिमेंट y। ईच से क्या मतलब, तमाम एलिमेंट्स, हर तमाम एलिमेंट जो उसमें है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स की कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर होनी चाहिए, और एक ही आउटपुट होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। ओके, ईच से मुराद 1 इनपुट लिया, इसकी आउटपुट मिल गई बी, इसकी एक आउटपुट है ना। ईच से मुराद इसका दूसरा एलिमेंट 2, उसकी आउटपुट मिली बी, तो 1 की भी एक आउटपुट है, 2 की भी एक ही आउटपुट है। हाल तो दोनों की आउटपुट सेम है, लेकिन एक एक है, दोनों के पास एक एक ही है। फिर 3 की आउटपुट सी, 4 की आउटपुट डी। तो हर एक इनपुट के लिए आपके पास एक एक आउटपुट मौजूद है। यस, तो इससे हमें पता चला कि ये एक फंक्शन है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि ये किस तरह का फंक्शन है। चलें, मैं आपको हिंट देता हूँ कि क्या ये 1-1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। चलें, मुझे ये बताएं, ये 1-to-1 है या आपके पास मैनी टू 1 है। इन दोनों में से ये एक है। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, सेट x का हर एक एलिमेंट सेट y के हर एक एलिमेंट से एक एक दफ़ा ही मैप करना चाहिए। अब 1 b से मैप कर रहा है, 2 भी b से मैप कर रहा है। मैंने आपको कहा 1-1 के लिए 1-1 से पता चल रहा है, इधर से भी एक, इधर से भी एक, तो एक एक ही होना चाहिए, दो दो नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हमेशा। तो 1 b के पास है, 2 भी b के पास है, 3 c के पास है, 4। तो यहाँ पे 4 और 3 तो बैलेंस में है, लेकिन ये 1 और 2 का बैलेंस नहीं बन रहा। मैंने कहा 1-1 के लिए बैलेंस होना चाहिए, तो ये बैलेंस नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन। आगे चलते हैं, मैनी टू 1। मैनी टू 1 का मतलब है, देख रहे हैं, मैनी से मतलब बहुत से, मैनी टू 1 बहुत से एक की तरफ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 और 2 एक से ज़्यादा है, तो ये एक ही इसकी आउटपुट है। तो ये ऑल्दो ये 3c पे एक आउटपुट है, 4d एक आउटपुट है, लेकिन ये 1 और 2 मैनी टू 1 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, मैनी टू 1 है। ओके, इससे पता चल गया कि ये फंक्शन, सबसे पहले तो हमने ये देखा ये एक फंक्शन है, बाद में ये पता चल गया कि ये कौन सा फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन। फिर मज़ीद फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, आपको पता ही है। मैनी टू 1 भी हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2 मैं आपको हिंट देता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या ये आपके पास इनटू फंक्शन है या आपके पास ये ऑन टू फंक्शन है। शॉर्ट फॉर्म में एफ एन लिख लिया। ओके, एक तरफ है इनटू फंक्शन, एक तरफ है ऑन टू फंक्शन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खैर, मैं आपको फिर से याद करा देता हूँ कि इनटू फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। आप लोगों को याद होगा कि ये जो सेट एक्स है इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। ये जो सेट वाई है इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो यहाँ पर मैं बेसिकली सबसे पहले डोमेन के एलिमेंट लिखता हूँ। डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3 4। फिर मैं कोडोमेन के एलिमेंट लिखता हूँ। कोडोमेन में y के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, a b c d e। तो ये आपके पास कोडोमेन के एलिमेंट आ गए। उसके बाद आपके पास देख रहे हो कि ये एलिमेंट जिन एलिमेंट्स पे मैप कर रहे हैं, यानी कि डोमेन के एलिमेंट जिन एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट से जो मिल रहे हैं वो एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके पास रेंज के एलिमेंट होंगे। याद रखिएगा, सेट वाई के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन है, लेकिन सेट वाई के जो एलिमेंट्स सेट एक्स से मिल रहे हैं जो एलिमेंट, वो बेसिकली रेंज के एलिमेंट होंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली रेंज के एलिमेंट भी लिख देता हूँ। वो क्या है, ये बी सी और डी से ही मिल रहा है, बी सी डी से मिल रहा है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि ये जो रेंज के एलिमेंट हैं और ये जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, क्या रेंज के एलिमेंट इसका सबसेट है, बी सी डी इसमें मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन रेंज के एलिमेंट कोडोमेन से कम हैं। जब भी रेंज के एलिमेंट कोडोमेन से कम होंगे तो ऐसे सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। दैट मीन यहाँ पर रेंज जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है। जब भी रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगी तो फिर हम ऐसे फंक्शन को
इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि रेंज में 3 एलिमेंट हैं लेकिन कोडोमेन में 5 एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब रेंज जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें पता चल गया ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। फिर सपोज कर लेते हैं कि चले इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट इक्वल हो, यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, अगर रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट्स इक्वल हो तो फिर ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, यहाँ पर ये इनटू फंक्शन है। तो ये बेसिकली हमें पता चल गया कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन के साथ साथ ये एक मैनी टू वन फंक्शन है। उसके साथ साथ हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा फंक्शन है, ये एक इनटू फंक्शन है। ओके, अब बात करते हैं इसके इन्वर्स की। क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है? क्वेश्चन क्या है कि डज एवरी फंक्शन हैज इन्वर्स और नॉट। तो हमने बोला कि होता भी है, नहीं भी होता। अभी हम कंडीशन सीख रहे हैं कि किन किन फंक्शंस का इन्वर्स होता है या नहीं। तो इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, ये हम मैपिंग कर रहे हैं x से y, x से y कर रहे हैं, तो इन्वर्स के लिए भी क्या होना चाहिए, y से x में जाना है हमने। x से y फंक्शन के लिए है और y से x उसके इन्वर्स के लिए है। तो जो जो प्रॉपर्टीज बेसिकली x से y की हैं और y से अगर x की भी वही हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं तो बेसिकली हम कहेंगे उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। चलिए बताते हैं, देखते हैं कि इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। ओके, सबसे पहले y से x में जाना है तो हर ईच एलिमेंट की आउटपुट होनी चाहिए एक एक। ईच का मतलब है हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो a मिस हो रहा है, तो पहली कंडीशन ही खत्म, फुलफिल नहीं होती फंक्शन की। यहाँ पर क्या मिस हो रहा है, a के लिए आप देख रहे हैं a किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं कर रहा। हम y से x में जा रहे हैं। बेसिकली इन्वर्स के लिए जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने ऑपोजिट जाना है y से x में। तो आप देख रहे हो a के लिए कोई आउटपुट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ये फंक्शन ही नहीं है। जो y से x टू y तो फंक्शन है लेकिन y टू x ये फंक्शन नहीं है, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती। इसका मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें हम लोग फंक्शन का इन्वर्स देखते हैं पॉसिबल होता है या नहीं होता। ये देखिए, उसी तरह मैं एक और मैपिंग लेता हूँ x और ये मेरे पास है y। x में एलिमेंट है 1 2 3, y में एलिमेंट है 4 5 6। ओके, मैं क्या करता हूँ, 1 को 4 से मिलाता हूँ, 2 को 6 से, 3 को 5 से। ये एग्जाम्पल नहीं मैंने, ये फंक्शन है x से y। 1 इनपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 4, इनपुट क्या है 2, आउटपुट क्या है 6, इनपुट क्या है 3, आउटपुट क्या है 5। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि फंक्शन के लिए ईच और 1, ओके। तो हर एक एलिमेंट है और कोई ना कोई आउटपुट भी है और एक एक आउटपुट है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है। अच्छा, ये एक फंक्शन भी है। उसके साथ साथ ही हमने देखा कि हर एक एलिमेंट एक एक दफ़ा ही मैप कर रहा है। 1 की आउटपुट 4 है, 2 की आउटपुट 6 है, 3 की आउटपुट 5 है। तो हर एक एलिमेंट एक बैलेंस वे में भी चल रहा है। तो ये फंक्शन के कौन सा फंक्शन हो गया, ये मैंने आपको कहा था जब बैलेंस हो तो ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन हो गया। फिर x के एलिमेंट डोमेन है और y के एलिमेंट को डोमेन। तो फिर से लिखते हैं, डोमेन के एलिमेंट यहाँ पर क्या है 1 2 3। को डोमेन के कौन से एलिमेंट हैं 4 5 6। जो y के एलिमेंट है वो को डोमेन है। अच्छा, फिर x के जो एलिमेंट यानी कि डोमेन के एलिमेंट जिनसे मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। यहाँ पर रेंज के एलिमेंट कौन से हैं, रेंज है 4 5 6। ओके, रेंज 4 5 6 है। आपने देखा कि रेंज और को डोमेन दोनों बराबर हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब रेंज और को डोमेन दोनों बराबर होंगे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन 1 to 1 भी हो गया और इसके साथ साथ ऑन टू भी हो गया। तो फंक्शन भी है 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, फिर
अब हम लोग चेक करते हैं यही सारे का सारा फिनोमेना y से x, अभी तो x से y पे जा रहे हैं तो ये एक फंक्शन है। अब हम y से x पे जाते हैं यानी कि 4 से वापस 1 की तरफ। अब ईच वन यानी कि हर एक इनपुट के लिए एक एक आउटपुट होनी चाहिए। तो y इनपुट है और x इसकी आउटपुट है, तो 4 इनपुट 1 इसकी आउटपुट, 5 इनपुट 3 इसकी आउटपुट, 6 इनपुट 2 इसकी आउटपुट। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि हर एक के लिए एक एक आउटपुट मौजूद है, तो ये एक फंक्शन है। हमने देखा कि x से y भी एक फंक्शन है और y से x जब जा रहे हैं तो तब भी क्या है, ये एक फंक्शन है। तो जब हम x से y की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, दोबारा से फंक्शन मिल रहा है। ओके, दूसरी तरफ हमने क्या देखा था कि ये 1 to 1 फंक्शन था। अब देख रहे हो कि y के एलिमेंट जब हम y से सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना था x to y, अगेन रॉन्ग, y to x। अब y to x 4 इनपुट के लिए एक आउटपुट, 5 इनपुट के लिए एक आउटपुट, तो हर एक की आउटपुट भी इक्वल है, बैलेंस है। तो इसके साथ साथ ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, 1 to 1। याद रखिएगा x to y भी ये 1 1 था, y to x जब जा रहे हैं तब भी ये 1 to 1 फंक्शन है। दूसरी बात यहाँ पर क्या थी, ऑन टू फंक्शन की। तो यहाँ पर बेसिकली अब ये एलिमेंट्स बन गए हैं कोडोमेन और रेंज। तो रेंज में 1 2 3 है और कोडोमेन में भी 1 2 3 है। तो बेसिकली ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो आपने देखा कि y to x भी तमाम की तमाम इसकी पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं जो कि x to y थी। तो फिर ऐसे फंक्शन को हम लोग इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। तो हमें ये पता चला कि इन्वर्स फंक्शन कैसे फंक्शंस का पॉसिबल होता है, वो तमाम फंक्शंस जो क्या होते हैं, 1 to 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे फंक्शन जो 1 1 होते हैं और ऑन टू भी होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमने पूछा ना कि डज एवरी फंक्शन हैज एन इनवर्स, नो। तो आप कहेंगे हर फंक्शन का इनवर्स नहीं है, इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल है जो 1 to 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको सम अप करते हैं, लास्ट पे समराइज करते हैं कि हमने अब इतना सबूत सीख लिया। तो अब सवाल तो ये है कि पेपर में भी तो कुछ ना कुछ लिखना है ना। तो पेपर में तो आपसे वो हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। आप देख रहे होगे, मैं कहता हूँ लेट वी हैव अ फंक्शन, we have a function f from x to y, then inverse of f will be a function y to x, x to y फंक्शन था इनवर्स, y to x हो गया, which is denoted by ऐसे। तो मैथमेटिकली अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो क्या होगा, आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, इफ, ये तभी पॉसिबल होगा इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन थी इनवर्स फंक्शन की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।